तो कैसे हैं बच्चों? होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग क्लास 8th का साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग को जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है बेटा, हमने आपको जैसा कि बताया था इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, और जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं हमेशा यहीं पर पढ़ाता रहूंगा, OBFOC यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, बस आपको पढ़ना है तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। चलिए, तो बेटा हम लोगों ने टिलिंग प्लोइंग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। आज हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में तो बेटा इसमें बताया जा रहा है बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड को बोने से पहले, सीड को मिट्टी में बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। बहुत जरूरी होता है कि मिट्टी के जो भी क्लम्प्स बन गए हैं, जो ढीले बन गए हैं, मिट्टी को जो हम लोग तोड़ते हैं तो मिट्टी के कुछ ऐसे ढीले रह जाते हैं, तो इन मिट्टी के ढीलों को भी आपको क्या कर देना है, अच्छे से क्रश कर देना है ताकि ये टूट जाए। ठीक है, जब सारे क्लम्प्स आपके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो आपका जब सीड बोगे तो वो अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी और अच्छा उत्पादन, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो सीड बोने से पहले आपको ये याद रखना है जो भी क्लम्प्स रह गए हैं, सॉइल के जो भी गिट्ठे रह गए हैं बड़े बड़े, उनको भी तोड़ दिया जाए। ठीक है, टू गेट बेटर यील्ड, ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और बेटा ये चीज हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स की मदद से करते हैं। टूल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, टूल्स का यूज करके ही हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, इन तीन टूल्स का बेटा हम लोग यूज करते हैं। इन तीन टूल्स का यूज हम लोग करते हैं बीज को बोने से पहले। तो बेटा ये है प्लो, ये क्या है बेटा, प्लो है। और प्लो के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो प्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये बहुत ही प्राचीन काल से ये टूल यूज किया जा रहा है। ये टिलिंग ऑफ द सॉइल, ये मतलब मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज होता है, मिट्टी को लूज करने के लिए यूज होता है, ढीला करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर। क्या ऐड करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर। और फिर रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, भाई हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फर्टिलाइजर ऐड करते हैं और वीड्स को हटाते हैं। वीड्स क्या है बेटा, वीड्स यहां पे है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स मतलब जैसे कि मैंने गेहूं के पौधे उगाए, गेहूं की क्रॉप लगाई हुई है पूरे खेत में, और उसमें घास फूस उगाती है। तो जो घास है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे गेहूं के पौधे को चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स वो नहीं ले रहा है, घास फूस जो होगी वो ले रही हैं। तो वो वीड्स हैं, वो अनवांटेड प्लांट है। उस घास को उखाड़ के आपको फेंक देना है ताकि उत्पादन अच्छा हो सके। जो न्यूट्रिएंट्स है वो गेहूं के प्लांट्स जो है, पौधे जो है, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को सोख सके। वरना अगर घास वास होगी तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से गेहूं के पौधों को मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा घास फूस को, यानी वीड्स को। तो वीड्स को रिमूव करना है। फर्टिलाइजर में मिनरल्स ऐड होते हैं जो कि मिट्टी को क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। अब आपको पता है मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें बुल्स की जरूरत होती है और प्लो की जरूरत होती है। प्लो क्या है, प्लो बेटा मैं दिखा देता हूं आपको, इसको हम लोग प्लो कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्लो। तो बेटा ये वाला जो, इसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, और ये होता है प्लो शेयर, ये ही मिट्टी के अंदर ऐसे धस जाता है और खोदता हुआ मिट्टी को चला जाता है। आप देख सकते हो ये है प्लो शाफ्ट, और ये देखो प्लो शेयर मिट्टी के नीचे क्या है बेटा, मिट्टी के नीचे देखो प्लो शेयर धसा हुआ है। आप देख सकते हो मिट्टी के नीचे प्लो शेयर क्या है, धसा। और इसको एक बीम
दो बुल्स होती हैं, उनके गर्दन पे एक बीम रख के और यहां पे इसको ऐसे टाई अप बांध दिया जाता है। तो तेजी से जब बुल्स आगे बढ़ेंगी तो ये प्लो शाफ्ट क्या करेगा, मिट्टी को खोदता चला जाएगा। इसी को प्लो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्लो। तो जब ये मिट्टी को लूज करता है इसको हम लोग प्लोइंग कह देते हैं, टिलिंग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, टिलिंग या फिर प्लोइंग। अच्छा, तो हॉर्स या कैमल्स कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप प्लोशेयर। प्लोशेयर के मैंने बारे में आपको बता दिया, जो कांटा होता है जो मिट्टी के अंदर हम लोग धसा देते हैं और खोदता मिट्टी को चला जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बुल्स की नेक पर हम लोग रख देते हैं वंस पेयर ऑफ बुल, और पेयर ऑफ बुल्स होती हैं, दो बुल्स होते हैं, दोनों बुल्स को तेजी से हम लोग पीछे से भगाते हैं तो ये लोग आगे भागते हैं। जब आगे भागेंगे तो ये मिट्टी को क्या करता चला जाएगा, खोदता चला जाएगा। लेकिन आज के डेट में हो का यूज होता है। हो क्या है, एक सिंपल टूल है जो कि वीड्स रिमूव करने के यूज आता है और साथ ही साथ मिट्टी को लूज भी करता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होती है, आयरन की, आयरन यानी लोहे की एक होगी, लोहे की है तो वुड की लॉन्ग रॉड होगी। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन इज फिक्स्ड टू इट्स एंड। हो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। ये है बेटा हो, ये क्या है, हो है। इसमें आप देख सकते हो ये बेंट प्लेट लगी हुई है, ये मिट्टी के नीचे जाके से धस जाएगी। ये क्या है, बेंट प्लेट, ठीक है, मिट्टी के नीचे जाके धस जाएगी। ये ग्रिप है, ये हैंडल है, ये बेटा बीम है, और ये बीम है और ये रॉड है। ये क्या है बेटा, लोहे की रॉड है, ये बीम है, ये हैंडल है, ये ग्रिप है और ये बेंट प्लेट है। यही मिट्टी के नीचे जाके धस जाती है और तेजी से उसको घसीटा जाता है। ऐसे करके तेजी धसा के तेजी से घसीटा जाएगा तो मिट्टी लूज होती जाएगी। मिट्टी क्या होती जाएगी, ढीली होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले प्लो का यूज होता था, फिर हो का यूज होने लगा। ठीक है, अब बेटा कल्टीवेटर्स का यूज होने लगा। इसमें समय बहुत लगता था। अब इसमें दो बुल हैं, उनको तुम पीछे से धक्का मार रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब खेत तो बहुत बड़ा होता था, बिगहा में होता था। अब पूरे बिगहा भर के खेत को तुम्हें मिट्टी को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना ये काम को जल्दी किया जाए, तो हम लोगों ने कल्टीवेटर्स बना दिए। क्या बना दिए, कल्टीवेटर्स। आपको पीछे दिख रहा होगा, आप गांव कभी गए होगे, देखे होगे। कल्टीवेटर्स जो होते हैं बेटा कुछ ऐसे होते हैं और इसमें नीचे ऐसे ऐसे करके कुछ खूब सारे कांटे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे। और यही कांटे जो होते हैं, यही शाफ्ट जो होते हैं, मिट्टी के नीचे धसे हुए होते हैं। अब मिट्टी के नीचे धसे हुए हैं, अब इसको ट्रैक्टर से बांध दिया गया और ट्रैक्टर तेजी से आगे बढ़ाओगे तो ये मिट्टी को खोदते हुए चले जाएंगे। तो पहले ये केवल अकेला मिट्टी को खोदता था। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शाफ्ट मिलके एक साथ मिट्टी को खोद रहे हैं। तो सोचो ये अकेला ज्यादा तेज काम कर पाएगा या आठ मिलकर एक साथ ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे ना। तो ये कल्टीवेटर्स का यूज करने लगे और कल्टीवेटर्स का यूज करने की वजह से लेबर और टाइम दोनों की बचत हो गई। मतलब लेबर भी अब डालना नहीं पड़ेगा, खाली ट्रैक्टर चढ़ाओ और आधे घंटे 1 घंटे में पूरा का पूरा खेत क्या हो जाएगा, मिट्टी लूज हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? कल्टीवेटर की कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम बीज को बोते हैं। बीज को बोना, बीज को मिट्टी में बोना, उसको हम क्या कहते हैं, सोइंग। तो सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में सोइंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स। देखो सोइंग के पहले, बीज बोने से पहले आपको दिमाग में एक बात ध्यान से रखनी है कि बीज बोने से पहले ये बात ध्यान रखना कि जो बीज बो रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ करके उसको बोना है और हेल्दी सीड होना चाहिए। कैसा सीड होना चाहिए बेटा? हेल्दी सीड होना चाहिए। ठीक है बेटा, हेल्दी सीड होगा, गुड वैरायटी ऑफ सिलेक्टेड सीड को तुम्हें डालना है। जितना अच्छा सीड तुम बोगे उतना अच्छा उत्पादन होगा, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। फार्मर्स प्रेफर्ड टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर्स को वही सीड्स यूज करनी चाहिए जो कि ज्यादा यील्ड दे। यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन करें, पर यूनिट एरिया में ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सोइंग क्या होता है।
अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन कैसे करें? वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. ये है मिस्टर पहेली। तो पहेली ने क्या देखा? एक दिन पहेली ने देखा उसकी मदर जो थी, उसकी मम्मी जो थी, वो दो ऐसे ग्लास ली और उसमें कुछ पानी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? पानी डाल दिया। और पानी में उन्होंने गेहूं डाल दिया, गेहूं यानी सीड डाल दिया। तो जब उन्होंने गेहूं सीड डाला तो कुछ सीड जो थे बेटा वो ऊपर फ्लोट करने लगे, और कुछ सीड्स जो थे दूसरे में देखा तो उसमें सीड क्या हो गए? नीचे जाके बैठ गए। तो उसने देखा, उसको समझ में नहीं आया कि यही गेहूं जो कि नीचे बैठा हुआ है और यहां पे दूसरे वाले ग्लास में ये क्या है? ऊपर की तरफ फ्लोट कर गया। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और ये बात आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर ये कैसे हो गया। हमने गेहूं लिया और गेहूं को पानी के ग्लास में डाला, कुछ गेहूं नीचे बैठ जा रहा और कुछ जो गेहूं के दाने थे वो ऊपर फ्लोट करने लग रहे थे। तो फ्लोट क्यों कर रहे हैं बाकी? और अगर फ्लोट ही करना तो सब फ्लोट करते, बाकी नीचे क्यों बैठ गए हैं, है ना? तो यही बात इसको समझ में नहीं आ रही थी। तो इसने क्या किया? अब इसने फिर कहा कि और एक एक्टिविटी करते हैं। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seed, stir well, wait for some time. इसने क्या किया? इसने बेटा सिंपली क्या किया? हाँ, इसने क्या किया मैं बताता हूं। इसने एक बीकर लिया ये, इसने एक बीकर लिया ये, और एक बीकर ले लिया ये, और इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया बेटा? इसमें पानी भर दिया। ये पानी भर दिया इसने, आधा पानी भर दिया इसमें। ठीक है बेटा, ये आधा पानी इसने भर दिया। अब इसमें इसने क्या किया? गेहूं डाल दिए, एक मुट्ठी दोनों में गेहूं डाल दी। अब दोनों में एक मुट्ठी गेहूं डाला तो एक मुट्ठी इसके वाले गेहूं जो थे वो ऊपर तैरने लगे, और इसके वाले जो गेहूं थे वो नीचे जाके बैठ गए। वो नीचे जाके क्या हो गए? बैठ गए। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट करने लगे। वुड दोज बी लाइटर? मतलब वो लाइटर थे या हैवियर थे? देन दोज विच सिंक? सिंक मतलब होता है डूबना। और कुछ क्या हो गए? डूब गए। तो जो तैर रहे थे वो हल्के थे, और जो डूब गए वो भारी थे। वाई वुड दे बी दे लाइटर? तो ये लाइटर क्यों थे और ये भारी क्यों थे? तो बेटा दरअसल ये तैर इसलिए रहे हैं, मान लीजिए गेहूं है, अब गेहूं के अंदर कुछ कीड़े वीड़े चले गए तो अंदर से उसको वो खोखला कर देंगे। देखो अंदर से खोखला है ना, और खोखली चीजें क्या होती हैं? हल्की। तो खोखली चीजें अगर हल्की होती है तो वो ऊपर तैरने लगेगा। तो गेहूं अगर खराब होगा, अंदर से खोखला होगा, तो वो तैरने लगेगा। लेकिन जो अच्छा गेहूं होगा, ठीक है, वो अंदर से पूरा भरा होगा, और भरा होगा तो वो गेहूं डूब जाएगा। तो अगर कभी भी आपको अपने घर पे पता करना है तो आप अपने घर पे अपनी मम्मी से कहिए, मम्मी हमको गेहूं दे दो, और एक गिलास पानी ले लो, और ग्लास में अपना जो एक मुट्ठी गेहूं है उसको डाल दो। तो जो गेहूं नीचे बैठ जाएगा वो गेहूं एकदम हेल्दी है, खाने लायक है, और बहुत बढ़िया गेहूं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सीड होगा। लेकिन जो गेहूं के दाने तैरने लगेंगे वो खराब है, वो अंदर से खोखले हैं इसलिए तैर रहे हैं, मतलब वो खराब है, उनको हमें यूज नहीं करना है। बात समझ में आई बेटा? तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है सेपरेट करना एक हेल्दी सीड को और अनहेल्दी सीड को। तो जो अनहेल्दी सीड थे बेटा, जो ऊपर तैर रहे थे, उनको हमने हाथ से बटोर के बाहर फेंक दिया, और हेल्दी सीड जो थे वो नीचे क्या हो गए? डूब गए। तो अब इन बीज को हम, ये धुल भी गए, साफ भी हो गए, अब इनको हम बोने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इनको हम जाके बो देंगे, और बोएंगे तो बहुत बढ़िया उत्पादन होगा इन वाले सीड से। इससे उत्पादन अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये अनहेल्दी खराब सीड्स हैं, ये डैमेज हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज अबाउट द टूल्स। तो बेटा बोने से पहले टूल्स का यूज होता है। कौन से टूल्स का हम लोग यूज करते थे ट्रेडिशनल टाइम में? तो ट्रेडिशनल टाइम में कौन से टूल्स का यूज होता था जिसकी वजह से हम लोग बोते थे सीड को? तो ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था? ट्रेडिशनल टूल जो है बेटा वो ये है, द टूल इज यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स, शेप्ड लाइक फनल। पहले के जमाने में क्या करते थे?
ऐसे फनल शेप्ड का ऐसे स्ट्रक्चर होता था ऐसे, ठीक है बेटा। और इसमें ये लोग क्या करते थे, ऊपर से बीज डाल देते थे। क्या डाल देते थे, ऐसे करके यहाँ बीज डाल देते थे, यानी गेहूं डाल दिए मान लो, ठीक है। तो ये गेहूं एक एक गेहूं नीचे आता था, तो इसको जहां भी सीड बोना था ये इसको ऐसे करके जमीन में ऐसे करके देखो धसा देते थे। अब यहाँ धसा दिए मिट्टी के नीचे, अब यहाँ ऊपर से क्या कर रहे हैं, गेहूं डाल रहे हैं। तो गेहूं डालेंगे तो जो मिट्टी के नीचे गया है ये फनल, तो ये गेहूं यहाँ से होते हुए मिट्टी के अंदर आराम से चला जाएगा और बो जाएगा, मतलब वो अंदर धस जाएगा। अब यहाँ सीड धस गया, फिर इसको निकालेंगे, दूसरी जगह पर इसको धसा देंगे, ऊपर से फिर गेहूं छिड़केंगे इसके ऊपर, फिर गेहूं डालेंगे तो फिर वो जाके मिट्टी में अंदर बो जाएगा। तो पहले ट्रेडिशनल के जमाने में इसी तरह कुप्पी जैसा स्ट्रक्चर होता था, लोहे की होती थी, मिट्टी में गाड़ देते थे, ऊपर से गेहूं इसमें डाल देते थे, वो जाके जमीन में पैक हो जाता था। इस तरह से मिट्टी में ये लोग पहले क्या करते थे, फार्मर्स लोग सीड को बोने का काम करते थे। ये ट्रेडिशनल टूल है जिसका हम लोग यूज करते थे पहले के जमाने में, ठीक है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes। तो पहले देखो एक ही पाइप है, अब इन लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहां पे इन्होंने कितनी पाइप लगा दी, इसी से इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसमें 3 पाइप कर दें। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करके 3 पाइप लगा दिया। अब सोचो यहां से गेहूं डालेंगे तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ठीक है। तो गेहूं जो था वो तीनों तरफ तो और जल्दी काम होने लगा, और एक फिक्स डिस्टेंस पर सीड हमारे बो भी रहे थे मिट्टी के अंदर, समझ गए। तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिशनल टूल को अपग्रेड करने की कोशिश की। तो ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी कि मिट्टी को बोया कैसे जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन लोगों ने क्या किया, ये ऊपर से सीड बोने के लिए इन्होंने देखो कई सारे ये लगा दिए, ठीक है। ये सीड ड्रिलिंग का, ये सीड ड्रिलिंग है, ये सीड ड्रिल है। एक इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीड ड्रिल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। कह रहे बाबू क्या बोलता है, सीड ड्रिल कहते हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है। तो nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by soil after sowing. तो ये seed drills क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये सीड ड्रिल्स जो है बेटा, ये देखो ये मिट्टी के अंदर एक फिक्स डिस्टेंस पर और मिट्टी के अंदर एक फिक्स डेप्थ में ऐसे धस जाते हैं। ट्रैक्टर क्या करता है, इसको धसा देता है, और धसाने के बाद यहां से ऊपर से बीज छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, यहां से गेहूं के बीज या कोई भी बीज हो, यहां से छोड़े जाएंगे तो ये हर तरफ जाएंगे, हर एक 100 में जाएंगे, हर एक कांटे में जाएंगे, और यहां से जाके मिट्टी के नीचे जाके धस जाएंगे। वो भी एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे सारे गेहूं क्या हो जाएंगे, इस पूरे एरिया में बो जाएंगे। तो ये सीड ड्रिल का यूज होता था कि अब क्या किया जाने लगा, सीड ड्रिल का यूज करने लगे। ट्रैक्टर क्या करता है, पीछे से सीड ड्रिल को जमीन में धसा देता है, ऊपर से सीड छोड़े जाते हैं, तो जहां जहां पे धसे होते हैं उसके कांटे, वहां वहां पे बीज बढ़िया से कवर हो जाता है मिट्टी के अंदर। इस तरह से और बहुत जल्दी हम लोग समय को बचाते हुए सीड ड्रिल का यूज करके हम लोग बीज को बो सकते हैं, बीज को बो सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। और ऐसे हम लोग पहले के जमाने में क्या होता था, जमीन के अंदर गड़ता नहीं था, ऐसे फेंक देते थे, ऐसे गेहूं को हम लोग छिड़क देते थे। तो छिड़कने से क्या होता है बेटा, छिड़कने से एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं, अब ऐसे आपने गेहूं को छिड़का तो बर्ड्स आई, वो गेहूं को खा के चली गई, तो तुम्हारा बीज तो वहां गया ही नहीं ना मिट्टी में। तो इससे क्या होगा कि जिसने गड्ढा खोदा और उसी के अंदर बीज चला गया और मिट्टी से ऊपर से पैक हो गया। अब सोचो, अब चिड़िया अंदर तो जा नहीं पाएगी उसको गेहूं को खाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा बीज भी प्रोटेक्टेड है और मिट्टी से ढका हुआ है, और बीज अब उगेगा भी और चिड़िया इसको खा भी नहीं पाएंगी। तो ये सब फायदे हमारे टूल्स से होते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। अच्छा भाई, बूजो भाई हैं, ये बूजो हैं, ये पहेली हैं, ठीक है।
तो बूझो भाई आए, बूझो ने कहा मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, नर्सरी का मतलब जहां पेड़ पौधे छोटे छोटे रखे जाते हैं। आई फाउंड दैट द लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। उसने देखा कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको एक बैग में, ऐसे बैग में क्या करके रखा गया है, प्लांट करके रखा गया है, प्लांट में पैक करके रखा गया है। इस तरह से बूझो ने देखा। Why are they kept like this bag? तो इसने सोचा कि इसको इस बैग में ही क्यों रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है। तो पहेली ने जवाब दिया। पहेली ने क्या बोला? पहेली ने बोला सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी। पैडी मतलब जैसे चावल आवल के होते हैं ना, धान वान के चावल आवल के जो होते हैं पैडी, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। सबसे पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है पैडी को। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जो वो धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सीडलिंग हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड। फिर उनको हम लोग उठाकर बो देते हैं। कहाँ बो देते हैं? खेत में। सम फॉरेस्ट प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और इसने बताया कि कुछ फॉरेस्ट प्लांट हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जिनको नर्सरी में ही ग्रो किया जाता है और फिर उनको सेल भी किया जाता है ताकि लोग इस तरह के पाउच में घर पे लेके जाए। इसमें जड़ बन जाएंगी। अब जड़ें बन जाएंगी तो इसको ले जाके हम सीधे गमले में लगा देंगे और गमले में जड़ के साथ साथ ये प्लांट ग्रो करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस अगर बैग में रहेगा तो क्या होगा, इसमें जड़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसको खाना वाना भी बढ़िया से मिल जाएगा, एयर भी मिल जाएगी, ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। जैसे ही ग्रो हो जाएगा इसको हम लोग ले जाके दूसरी जगह पर लगा सकते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनको छोटे छोटे पैकेट्स में रखा जाता है। तो ऐसा कहना पहेली का था। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding। अच्छा, आपने देखा होगा ऊपर साइड में कि एक सीड यहां पे बोया गया, एक सीड इस जगह पर बोया गया, एक सीड इस जगह पर बोया गया, एक सीड इस जगह पर, एक सीड इस जगह पर, एक सीड इस जगह पर। अब देखो इनके सीड को जब यहां बोया गया, यहां बोया गया, तो इनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस आपको दिख रही है। प्रॉपर डिस्टेंस होने की वजह से एक सीड इधर ग्रो होगा, एक पेड़ इधर ग्रो होगा, एक पेड़ यहां ग्रो होगा, तो दोनों के बीच में बराबर से दूरी बनी रहेगी। इसकी वजह से भीड़ नहीं होगी, पेड़ों की भीड़ नहीं होगी। अब एक सीड यहां ग्रो किया, एक सीड यहीं डाल दिया बगल में, तो एक पेड़ यहां से उगा, एक पेड़ यहीं बगली से इसके उगा रहा, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। सीड आपस में लड़ जाएंगे और न्यूट्रिशन सही से गेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक ना एक प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से प्लांट को प्रॉपर इक्वी डिस्टेंस पर हम लोग बोते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, ओवर क्राउडिंग ना हो। क्या ना हो बेटा? ओवर क्राउडिंग की कंडीशन ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर हम डिस्टेंस वाइज लगाते हैं। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट। अच्छा, अगर आप दूर दूर रखेंगे प्लांट्स को तो उनको सफिशिएंट सनलाइट भी मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट भी मिल पाएगा, वाटर भी मिल पाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एक प्लांट यहाँ ग्रो किया, दूसरा यहाँ ग्रो हुआ, तीसरा यहाँ ग्रो हुआ, चौथा। अब एक सीड हमने यहाँ बोया, एक सीड यहाँ, एक सीड यहाँ, एक सीड यहाँ। अब अलग अलग सीड हम बोएंगे तो एक प्लांट यहाँ निकलेगा, एक प्लांट यहाँ निकलेगा, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, दूर दूर अपना ग्रो करेंगे। अब मान लो अगर मैंने एक सीड यहाँ डाल दिया और एक सीड इसी बगल में डाल दिया, तो ये प्लांट ग्रो हो गया, अब ये भी प्लांट ग्रो होगा। तो एक को सनलाइट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अब दोनों न्यूट्रिएंट्स खींचने की कोशिश करेंगे, दोनों पानी लेने की कोशिश करेंगे, आधा आधा मिलेगा, किसी को पता नहीं मिले, किसी को ना मिले, तो ये बहुत ही ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़ भक्का हो जाएगा। इससे अच्छा है दूर दूर सीड को हम लोग लगाएंगे सीड ड्रिल के द्वारा, तो दूर दूर रहेंगे तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पानी मिलेगा अच्छे से। At times of few plants may have to be removed to prevent overcrowding। अगर कभी कभी बाई चांस इसके बगल में कोई प्लांट ऐसे उग आता है तो इसको बेटा आप तुरंत निकाल फेंको, इसको तुरंत के तुरंत वहां से क्या कर दो, हटा दो। तो हटाने से आपको प्रॉफिट ये होगा कि ये वाला प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ये वाला प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, दूसरा वाला प्लांट हटा दो तुरंत। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए जब भी आप प्लांट्स को ग्रो करें, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? क्या है?
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम लोग मिट्टी में क्या ऐड करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब दिमाग में आ रहा होगा भैया मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि मिट्टी में मिट्टी उपजाऊ बन सके, मींस उसमें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उसको क्या मिल सके बेटा? न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो सके। अब सोचो अगर मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाएंगे, और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को खाएंगे तो अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना? हम लोग अच्छे से खाना खाते तो अच्छे से ग्रो करते, खाना नहीं खाओगे तो ग्रो नहीं हो पाओगे। तो खाना खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मम्मी देती है ना, उसी तरीके से हम लोग भी मिट्टी को खाना प्रोवाइड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, अब होता क्या है इस केस में? आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक। अब बूझो ने क्या कहा? मैंने एक क्रॉप को देखा जो हेल्दी ग्रोथ कर रहा था, हेल्दी क्रॉप को देखा जो कि फार्म पे ग्रो हो रहा था, और उसने अपने पड़ोसी वाले फार्म पे देखा तो वहां पे एक बहुत ही वीक प्लांट ग्रो कर रहा था। वीक मतलब बहुत ही कमजोर था। Why do some plants grow better than others? तो इसने पूछा कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो बेटा आप सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से नाश्ता डाइट लोगे, अब जंक फूड नहीं खाना आपको, जंक फूड खाओगे तो वीक हो जाओगे। बर्गर, पिज्जा, बतासे, टिक्की, मोमोज, स्प्रिंग रोल ये सब खाओगे तो क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, वीक हो जाओगे। और अगर हेल्दी डाइट लोगे, सैलेड खाओगे, साग सब्जी खाओगे, कद्दू की सब्जी, करेला, सब चीजें खाओगे तो हेल्दी रहोगे, है ना? सीधी सी बात है। तो हेल्दी रहने के लिए इसी तरह से प्लांट्स है भाई, उसके फार्म वाले प्लांट को क्या मिला? मिट्टी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छे से वो हेल्दी ग्रोथ किया, प्लांट एकदम बढ़िया मोटा ताजा ग्रो हुआ। लेकिन दूसरे वाले जब नेबर वाले प्लांट को उसने देखा तो उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए और वो कमजोर रह गया। सीधी सी बात है ना? ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो वही चीज यहां समझाई जा रही है। सॉयल सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। मिट्टी क्या प्लांट्स को प्रोवाइड करती है? जो बेटा मिट्टी है वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है मिट्टी प्लांट्स को। These nutrients are essential for the growth of plant। और जो बेटा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी की वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाता है। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में जब फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप को, आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब जैसे एक क्रॉप गेहूं लगाया, अब गेहूं उग गया, अब वहां से गेहूं कटाई करके हमने हटा लिया, अब फिर वही गेहूं हमने उगा दिया। तो मैंने गेहूं ही लगाया था ना पहले, और फिर मैंने गेहूं ही उगा दिया, तो गेहूं जो पहले लगा हुआ था उसने सारे न्यूट्रिएंट्स को तो खींच लिया। अब मैंने फिर अगर गेहूं लगा दिया तो वो उतने न्यूट्रिएंट्स खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि पिछले वाले गेहूं ने सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए हैं? खींच लिए हैं, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब मान लो ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, और यहां पे आपने गेहूं के पेड़ लगाए। किसके पेड़ लगाए बेटा? गेहूं के पेड़ लगाए इस फील्ड में। अच्छा, तो गेहूं के पेड़ लगाए तो इस गेहूं ने क्या किए? ये इसके नीचे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो अब गेहूं की जड़ों ने न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से क्या कर लिया? सोख लिया। अब जब ये पेड़ इन न्यूट्रिएंट्स को सोख लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स तो मिट्टी में खत्म हो गए ना, अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन प्लांट्स की कटाई कर लेंगे। हमने इन प्लांट्स को क्या कर दिया? काट लिया। अब हमारे पास ये गेहूं हमको मिल गया। अब गेहूं हमने कटाई कर ली, अब फिर से हमने गेहूं के पेड़ इसमें लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? गेहूं के पेड़। मतलब एक सीजन में हम गेहूं लगा चुके हैं, फिर दोबारा हम गेहूं इसमें उगा रहे हैं। अब हमने गेहूं जब उगाया तो देखो क्या पीले पीले न्यूट्रिएंट्स बचे हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत थोड़ा न्यूट्रिएंट्स बचा है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स जब इसमें बचा ही नहीं तो क्या ये ग्रो कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब ये ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नीचे से न्यूट्रिएंट क्या हो गया है? अब धीरे धीरे ये भी न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। अब ये भी न्यूट्रिएंट देखो धीरे धीरे खत्म। तो मिट्टी के पास अब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो पेड़ क्या खाएंगे, कहां से न्यूट्रिएंट्स लेंगे? तो वीक तो हो ही जाएंगे ना, कमजोर तो हो ही जाएंगे जब कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो यही चीज यहां बताया जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉस मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप लगातार जमीन पर एक के बाद एक पेड़ लगाते चले जा रहे हो, गेहूं लगाया फिर गेहूं लगा दिया फिर गेहूं लगा दिया, तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो है बंजर हो जाएगी। मिट्टी में कोई भी पेड़ फिर ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा हमें अगर गेहूं उगाना है तो उसमें क्या डालने पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स। क्या डालने पड़ेंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो बेटा न्यूट्रिएंट मिलाने के लिए उसमें हम लोग मैन्योर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, मैन्योर। और मैन्योर ऐड करेंगे तो मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से भर जाएंगे। अब मैन्योर ऐड करेंगे हम लोग। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर बेटा गोबर होता है ना, गाय का गोबर, वो सबसे बढ़िया मैन्योर है, उसको खाद कहते हैं। मैन्योर को क्या कहते हैं हिंदी में, खाद। तो जो गाय का गोबर होता है सबसे बढ़िया मैन्योर उसको माना जाता है। और जो मम्मी और मैन्योर बनाने के लिए आप लोग क्या करो कि जो मम्मी छिलका विलका सब्जी का निकलता है उसको एक गड्ढा बना लो और उसमें फेंकते रहो, तो सड़ता जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके वो मिट्टी में मिलते रहेंगे, मिट्टी उपजाऊ बनती रहेगी। तो जो गोबर ओबर हम लोग मिलाते हैं उसको मैन्योर कहते हैं। तो गोबर अगर मिट्टी में मिलाया तो गोबर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिट्टी फिर से क्या हो जाएगी, उपजाऊ। मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, भर जाएंगे। रिप्लेनिश का मतलब होता है ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मैन्योर ऐड करने पर फिर से मिट्टी में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। अब भाई ये मिट्टी थी, इस मिट्टी में हमने ये खाद डाल दी। क्या डाल दी, खाद। खाद डालने की वजह से ये देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। ये न्यूट्रिएंट्स देखो फिर से बढ़ गए। तो खाद जब इसमें डालोगे तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। अब इसमें प्लांट तुम कोई भी लगाओ, अब प्लांट लगाओगे तो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी और बड़े बड़े प्लांट उगेंगे और बढ़िया से ग्रोथ होगी इनकी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो मैन्योर ऐड करने की प्रोसेस को बेटा मैन्योरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। अगर आप इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करते हो, अगर आप मैन्योर नहीं ऐड करते हो मिट्टी में, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स वीक प्लांट्स हो जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसे बनता है, डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब गोबर क्या है, एनिमल वेस्ट है ना, गाय का गोबर है, गाय से निकलता है, तो गाय का गोबर क्या है, एनिमल वेस्ट है। इसी तरह प्लांट भी होते हैं, प्लांट भी मर जाते हैं, मिट्टी के नीचे धसे रहते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिट्टी में फैल जाते हैं। अब भाई प्लांट्स के अंदर क्या भरे हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्लांट मरा, मिट्टी के नीचे धसा हुआ है, तो ये डीकंपोज हो जाएगा और मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट के होंगे सब मिल जाएंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ। क्या बन जाएगी बेटा, उपजाऊ हो जाएगी। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में गाय का गोबर हो गया, घर पे जितनी भी साग सब्जी बनती है उसका छिलका इलका जो निकलता है सब इसी में डालते रहते हैं, तो वो सब डीकंपोज हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, डीकंपोज, और यही बन जाता है मैन्योर। क्या बन जाता है बेटा, मैन्योर, खाद। और इसी खाद को ले जाकर मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। और इनको डिकम्पोज कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको डिकम्पोज कौन करते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टीरिया हो गई, फंगी, एल्गे, ये सब है ना। डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड टू ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो सड़ा हुआ मैटर होता है, वही मैन्योर है, जो सड़ जाता है। ठीक है बेटा, वो क्या है, मैन्योर। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या किया गया, कुछ बच्चों ने मूंग ग्राम सीड लिया। ये 2 बच्चे हैं, उन्होंने मूंग और ग्राम के सीड्स लिया, जर्मिनेट देम, उनको उगाया। सिलेक्ट 3 साइज्ड सीडलिंग, उन्होंने 3 साइज की सीडलिंग ली। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, उन्होंने 3 ग्लासेस लिए, जैसा कि आप देख सकते हो A B C। तो 3 ग्लासेस लिए
और सब पे सबका नाम दे दिया। ए में लिटिल अमाउंट में सॉइल मिक्स किया विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, मतलब ए वाले में ए वाले में बेटा गाय का गोबर मिला हुआ है और मिट्टी मिली हुई है, उसमें ये प्लांट ग्रो किया उसने। बी वाले में उसने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी मिलाई और उसमें यूरिया मिला दिया, लिटिल यूरिया। क्या मिलाया बेटा, यूरिया मिला दिया बी वाले में, ठीक है। सी वाले में भी मिट्टी उसने डाली और मिट्टी डालने के बाद विदाउट एडिंग एनीथिंग, इसमें केवल और केवल मिट्टी है, इसमें ना मैन्योर मिलाया ना यूरिया मिलाया, ठीक है। नाउ और द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और तीनों में लगातार पानी देते रहे कुछ दिनों तक, तीनों में उतना उतना बराबर से पानी देते रहे। अब बराबर जब पानी देते रहे तो क्या हुआ, प्लांट द सीडलिंग इन देम, कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, वाटर देते रहे 7 से 10 दिन तक इन्होंने वाटर देता रहा। तो वाटर जब देते रहे तो इन्होंने कुछ समय बाद देखा, ये देखो सी में देखो प्लांट्स ग्रो हुए हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे, इसमें देखो बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो हुए, कुछ ज्यादा ही ग्रो हो गए, और इसमें देखो प्लांट ग्रो हुए अच्छे से इसमें भी लेकिन थोड़ा सा कम, है ना। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है इनके बारे में, डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पीस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेड। अब ये पूछा जा रहा इन तीनों ग्लास में सबसे अच्छी ग्रोथ किस प्लांट की हुई है और सबसे फास्ट किस में ग्रोथ हुई है। तो बेटा सबसे फास्ट बी वाले में ग्रोथ हुई है क्योंकि उसमें यूरिया मिलाया गया था फर्टिलाइजर, और ये केमिकल से बना होता है। किससे बना होता है यूरिया, केमिकल से, और केमिकल से आप जानते हो ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। लेकिन बेटा इसमें मिलाया गया खाद मैन्योर, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है लेकिन फास्ट नहीं होगा क्योंकि वो केमिकल से बना है, तो फास्टली ग्रो कर गया और अच्छा ग्रो हुआ। लेकिन ये जो है मैन्योर से बना है, खाद से बना है, ये ग्रो तो करा लेकिन उतनी फास्ट नहीं, लेकिन ये सबसे हेल्दी मैन्योर वाला ही माना जाता है, ये उतना हेल्दी नहीं माना जाता, ठीक है। तो देखते हैं फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, तो मैंने बताया ना इसमें यूरिया मिलाया गया, तो यूरिया क्या है, मैन्योर की तरीके ही है लेकिन ये फर्टिलाइजर है, केमिकल से बना है। किससे बना है, फैक्ट्रीज में बनाया गया है। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, और इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब फर्टिलाइजर मैन्योर से अलग क्यों है। मैन्योर बेटा डिकम्पोजिशन मैटर होता था, डिकम्पोज मैटर जो कि खाद वाद से गोबर ओबर से बनाते थे, लेकिन फर्टिलाइजर जो है बेटा इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जैसे कि यूरिया फैक्ट्रीज में बनता है, अमोनियम सल्फेट फैक्ट्रीज में बनता है, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है। अब इन सबको मिट्टी में ऐड कर दिया जाता है, तो फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर, तो फर्टिलाइजर को फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो बेटर ईल्ड, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है और हेल्दी सीड्स ग्रो करते हैं, व्हीट, पैडी, मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का ही यूज केवल अगर कर रहे हैं, अगर आप केवल और केवल फर्टिलाइजर का ही यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मिट्टी जो होगी बेटा वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब वो बंजर होती चली जाएगी। अगर आप ज्यादा केमिकल्स का मिट्टी पे यूज करोगे तो वो बंजर होती चली जाएगी। अभी आप ज्यादा दवाइयां खाओ तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, दवाइयां केमिकल्स हैं, ओवरलोड करेंगी, किडनी फेल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप ज्यादा यूज करोगे मिट्टी में केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को, तो मिट्टी भी बंजर हो जाएगी, फिर उसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मीडियम मात्रा में आप यूज करिए ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट्स की, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर जो है वाटर पॉल्यूशन भी फैलाता है। पानी में मिला दिया भाई, केमिकल्स हैं, वाटर पॉल्यूशन तो फैलाएंगी, जिसकी वजह से मछलियां भी मर जाएंगी जो तालाब में होंगी। In order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer. तो बेटा with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. ठीक है, तो बेटा क्या करने लगे हम लोग, सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक, तो हम लोग फर्टिलाइजर के साथ साथ मैन्योर भी मिलाने लगे ताकि हमारी जमीन बंजर ना हो सके। ज्यादा केमिकल्स का यूज हमें नहीं करना है, हमें ग्रोथ अच्छी करनी, उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा करना है, तो हम लोग केवल फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर के साथ साथ मैन्योर भी ऐड करेंगे, ठीक है। और
दो क्रॉप्स के बीच में, एक क्रॉप अभी उगाई, एक क्रॉप बाद में उगाएंगे, दूसरी क्रॉप उगाएंगे, सेम क्रॉप नहीं। तो यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, तो हम लोग मैन्योर जरूर मिलाएंगे, डिकम्पोज जो गोबर ओबर है, डिकम्पोज मैटर है, उसको मिट्टी में जरूर मिलाएंगे, उसी से सॉइल का टेक्सचर बना रहता है, उसी से सॉइल उपजाऊ बनी रहती है, उसी की वजह से सॉइल मिट्टी जो है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं मैन्योर की वजह से, ठीक है। और फर्टिलाइजर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए दे देता है न्यूट्रिएंट्स खूब सारे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब जैसे एनर्जी ड्रिंक आप पीते हो, केमिकल है, अब एनर्जी ड्रिंक पिया तो कुछ ही देर के लिए एनर्जी रहेगी ना, 24 घंटे तो एनर्जी बनी नहीं रहेगी, आपके पास 1-2 घंटे तक एनर्जी रहेगी, लेकिन अगर आप खाना खाए होगे, नेचुरल प्रोसेस से एनर्जी लियोगे, तो वो एनर्जी पूरे दिन भर बनी रहेगी। सेम उसी प्रकार से हम लोग फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा नहीं करते हैं, हम लोग किसका यूज करेंगे, मैन्योर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको कहते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, एक और मेथड है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को, हम लोग क्रॉप रोटेशन मेथड करेंगे। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन में जैसे एक ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने अभी गेहूं उगाया, ठीक है, एक एक क्रॉप उगाई। अब एक क्रॉप उगाने के बाद, जैसे मान लो एक क्रॉप उगाई हमने, कोई भी एक क्रॉप उगाई, मान लो लेग्यूम्स एज फॉडर, लेग्यूमिनस प्लांट हमने ग्रो किए। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, जिनकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे गट्ठे होते हैं, नोड्स होते हैं, नोड्स कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग, नोड्स। और इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और बेटा ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन मिट्टी में आके मिल जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। अब नाइट्रेट के फॉर्म में इसमें है, तो मतलब न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए। तो आप एक बार फॉडर उगाए, दूसरी बार कुछ और दूसरा प्लांट सीजन बाय सीजन ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, सेम नहीं, अलग अलग क्रॉप। तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाएगी। और अगर ये फॉडर प्लांट लगाते हैं, जैसे आपने गेहूं उगा लिया, और गेहूं उगाने के बाद फिर ये फॉडर लगा दो, फॉडर मींस लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें नोड्स होते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो मिट्टी में खूब सारा न्यूट्रिएंट्स भर देंगे। फिर इसको हटा दो, ये गाय के खाने के यूज आ जाएगा, गाय वाय को डालने को यूज होगा। फिर इसमें तुम गेहूं लगा लो, चावल लगा लो, कुछ भी एक लगा लो, फिर वो जब उग जाए, कट जाए, तो फिर से यही प्लांट लगा दो, फिर से इसमें नोड्स आएंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में फिर से बढ़ा देंगे। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन कर करके आपको पेड़ों को उगाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहेगी। बात समझ में आ गई बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा ये जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। फर्टिलाइजर और मैन्योर की अगर बेटा बात करें, तो फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इसे इंसान बनाते हैं फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये केमिकल्स बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर। और मैन्योर क्या होता है, मैन्योर बेटा नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि काऊ डंग, कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू, जो गाय का गोबर होता है और जो प्लांट्स मर जाते हैं उनको डिकम्पोज कर दिया, वो बैक्टीरिया जर्म्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज, तो वो बन जाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर को फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, बड़ी बड़ी फील्ड्स में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई भी नमी मिट्टी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस, खूब नमी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है बेटा वो ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर जो होते हैं आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर में खूब सारा न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, भाई उसमें हम लोग उड़ेल देंगे, डाल देंगे, जितने न्यूट्रिएंट्स डालेंगे उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इसीलिए जल्दी ग्रोथ करा देता है। लेकिन बेटा जो मैन्योर है उसमें रिलेटिवली लेस
न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन ये केमिकल्स हैं, ये मिट्टी को खराब कर सकते हैं, लेकिन मैन्योर कभी मिट्टी को खराब नहीं करेगा, ये बहुत पक्का वाला दोस्त है। और फर्टिलाइजर जो है ये दोस्त तो है लेकिन कुछ समय के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए, मतलब जैसे कि 2-3 महीने के लिए अच्छा दोस्त है, उसके बाद दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। सबसे अच्छा दोस्त है मैन्योर मिट्टी के लिए। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हाँ, तो मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं बेटा, इनको हम लोग फर्टिलाइजर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। इनको क्यों बेटर, फर्टिलाइजर से क्यों अच्छा मानते हैं हम लोग? चलिए जानते हैं। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब मिट्टी में अगर तुम फर्टिलाइजर मिलाओगे तो मिट्टी जो है पानी को पकड़ ही नहीं पाएगी, पानी, मिट्टी भी बह जाएगी पानी के साथ। लेकिन मैन्योर अगर डालोगे, तो मैन्योर अगर तुमने मिट्टी में ऐड किया है तो पानी डालोगे ना, तो पानी को मिट्टी होल्ड कर लेगी, पकड़ के रखेगी पानी को। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या मिट्टी में बढ़ा देता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ा देता है। कौन बेटा? मैन्योर। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। अब मैन्योर क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस का। अब गैसेस का एक्सचेंज करेगा तो मिट्टी में छोटे छोटे पोर, होल हो जाते हैं, छेद, जिसकी वजह से मिट्टी आराम से गैसेस को एक्सचेंज कर सकती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये मिट्टी में फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा देती है, जो प्लांट्स को ग्रो करने में और मदद करते हैं। और साथ ही साथ बेटा ये मिट्टी के टेक्सचर को भी इंप्रूव करती है। तो ये एडवांटेजेस हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का पूछा जा सकता है, ठीक है। पेपर में एडवांटेजेस पक्का से पक्का आपके यहां आ सकते हैं। तो कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताएं, यहां तक बात कितने बच्चों क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन, जो कि हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया हो, और आपको अगर अच्छे समझ में आ रहा हो तो और आप अपने और दोस्तों को वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।